हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ईवीएस की जो पेडागोजी होती है वो बहुत ही आसान होती है, एनसीईआरटी बेस्ड होती है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी समझ को दर्शाते हैं कि आप जो है पर्यावरण के संबंध में आप कितना जानते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कठिन क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन आपने अगर पढ़ाई नहीं करी है, सीटेट के संदर्भ में अगर आपने पेपर्स नहीं लगाए हैं, इनके टॉपिक्स क्लियर नहीं करे हैं, तो 100% जो है 30 में से आपके मैक्सिमम 12-13 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे। और 12-13 क्वेश्चंस तो अंधी मार के भी व्यक्ति के सही हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो है ईवीएस पेडागोजी को 100% जो है पेपर्स जरूर लगाया करिए। जैसे कि आज का जो पेपर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट पेपर है, तो ध्यान रखिएगा 30 के 30 क्वेश्चंस जो है अच्छे से तैयार करिए, इनके नोट्स बनाइए और नोट्स का डेली रिवीजन करते जाइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली जो है वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैं जो भी आपको टॉपिक्स अपलोड करता हूं, जो भी है सीटेट के संदर्भ में, यकीनन मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि ऐसे टॉपिक्स फ्री बैच में कोई नहीं देता है। जैसे कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो मैथ पेडागोजी, पेपर 1 में मैथ पेडागोजी आती है। और मैथ पेडागोजी में अबेकस क्या होता है, टैनग्राम क्या होता है, जियो जो है जेब्रा क्या होता है, जियोग्राफ क्या होता है, जो है सिमेट्रिक क्या होता है, इसके संदर्भ में मैंने वीडियो अपलोड किया है। अगर ये टॉपिक आपने नहीं देखा तो ये मान लीजिए कि आपका 2 क्वेश्चन जो है मैथ पेडागोजी में 100% गलत हो जाएंगे। और अगर आपने एक बार देख लिया, थ्योरी प्लस एमसीक्यू वीडियोस होते हैं ताकि आपका टॉपिक 100% कवर हो जाए। नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं बार बार नोट्स पे ज़्यादा जोर देता हूं, क्योंकि आप इससे ना एक ही बार आप तैयारी करोगे और आपका सीटेट एग्जाम निकल जाएगा। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर से फेल होने के चांसेस रहेंगे, फिर अगली बार फिर से पढ़ोगे। इससे अच्छा है कि एक ही बार दम लगा के पढ़ लो। ठीक, चलिए अब समय नहीं वेस्ट करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में मुख्य रूप से किन विषयों को समावेश होता है या किन विषयों को शामिल होता है इसमें। तो देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें जीव विज्ञान भी होता है, उसमें भौतिकी भी होता है, क्योंकि उसमें साइंस होता है। जैसे जैसे साइंस का क्या होगा, साइंस का कोई भी रोल हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रदूषण का क्या रोल है ना। ये रसायन होता है, जैसे फलों को पकाने के संदर्भ में हम बात करें तो जो है कौन सा जो है केमिकल यूज होता है फल को पकाने में। या अभी हाल ही में देखा था बारिश, जो है कृत्रिम बारिश कराई जा रही थी, तो कृत्रिम बारिश कराने के लिए किस तरीके के रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रसायन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन तीनों का जो है समावेश देखने को मिलेगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब बहुत सारे बच्चे इसको आंसर ए जो है लगा करके चले आते, लेकिन यहाँ पे जीव विज्ञान, है ना, वन विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जो है सामाजिक विज्ञान, इन सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले रंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो जो प्राकृतिक चित्रावलियां होती हैं, जैसे जो आर्ट्स होती हैं, है ना, भारत में जो है किस तरीके के लोक आर्ट्स प्रचलित हैं, किस तरीके की जनजातियां प्रचलित हैं, तो इस तरीके की जो है चीजें आपको खूब देखने को मिलेंगी। ईवीएस में क्वेश्चन आपको 1, 2, 3 तक देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इस टॉपिक को कवर कर लेना अच्छे तरीके से। मैंने हालांकि इस टॉपिक को कवर कर रखा है। भारत में विविधताओं से संबंधित एक टॉपिक अपलोड किया है। आप मेरी ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जहां पे ये लिखा हो कि भारत में प्रमुख विविधताएं, ठीक है, तो इस टॉपिक को आप देख लेना। तो आइए देखते हैं मधुबनी चित्रकला क्या होती है। तो ये जो चित्रकला है ये मिथिला चित्रकला भी कहते हैं, इसे हम मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। और इस चित्रकला का संबंध है बिहार से। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसका संबंध है बिहार से। ठीक है, और ये जो चित्र होता है इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे पिसे हुए चावल का रंगीन घोल जो है इस्तेमाल करके चित्रकारी की जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कागज का इस्तेमाल होता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि कपड़े का इस्तेमाल होता है। कागज और कपड़े का इस्तेमाल करके जो है इसी के ऊपर चित्रकारी की जाती है। ये एक बात और है कि मधुबनी जो चित्र है ये जो है इसमें आमतौर पे जैसे पशु पक्षी, है ना, जीव जंतु,
व्यक्ति, सारी चीज़ों का चित्रण मिलता है। तो ये जो चित्रकला है ये प्रेम, ज्ञान, समृद्धि, इन सब का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, तो यहाँ तक तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको अगर आपने याद रखा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी बात है, एक और चित्रकला है जिसे कहते हैं अल्पना। नोट कर लीजिए, अल्पना। अल्पना जो चित्रकारी होता है ये किससे निर्मित होती है? तो ये याद रखना, ये चौक से निर्मित होती है। किससे? यह चौक से निर्मित होती है। बात याद रखिएगा। चलिए, मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? तो देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि भारत में विविधताओं से संबंध में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट टॉपिक है जिसको आपको तैयार करके ही जाना पड़ेगा, है ना। इसमें कुछ जो है त्योहारों के नाम हो सकते हैं, कुछ नृत्य के नाम हो सकते हैं, कुछ जनजातियों की जो है विशेषताएं हो सकती है कि कौन सी जनजाति किस तरीके के त्यौहार अपनाती है। इस तरीके के बहुत सारे यूनिक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखा है जिसका लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आइए देखिए, मिर्जापुर के जो इस क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश का जो है, तो यहाँ पे आपको कौन सा त्यौहार देखने को मिलता है? तो यहाँ का जो त्यौहार है इसको हम कजरी महोत्सव कहते हैं। नोट कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कजरी महोत्सव। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो 1972 से मनाया जा रहा है। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और ऐसी चीजों का जो है मतलब कंट्रोल करना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो चाहे वो नदियों के संदर्भ में हो, चाहे बादल के संदर्भ में हो, मतलब जो है वायुमंडलीय पर्यावरण के संबंध में हो, जैसे कि अभी हाल ही में पहले जो है सीएफसी गैस जो है यूज की जाती थी, है ना। सीएफसी गैस यूज की जाती थी एसी में, लेकिन अब आर जो है 32 यूज की जाती है एसी में, क्योंकि ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है और ये बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती थी। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डिसीजन यहाँ पे लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की? ध्यान रखिएगा, खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन बहुत यूनिक टॉपिक है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष का संबंध, पहली बात तो ये याद रखना है कि ये राजस्थान से, राजस्थान का है, तो इसका मतलब है मरुस्थलीय जो है क्षेत्र होगा, मरुस्थल में उगने वाला होगा, कम पानी पीने वाला होगा। ठीक है। इसका जो वृक्ष है, राजस्थान के जो स्थानीय लोग हैं इसकी सब्जियां भी बनाते हैं, इसकी छाल का प्रयोग जो है औषधि के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आपको देना है खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, ये विश्नोई आंदोलन है। ध्यान रखिएगा, विश्नोई आंदोलन है। ये बहुत पुराना है, मतलब आई गेस मुझे लगता है कि 1730 के आसपास जो है इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एक थी अमृता देवी विश्नोई जो हैं, इन्होंने जो है खेजड़ी वृक्ष को बचाने के संदर्भ में अपना बलिदान दिया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता देवी का नाम याद रखना है। एक चीज और, अमृता देवी का आपको नाम याद रखना है क्योंकि इन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के संदर्भ में जो है बलिदान तक दे दिया था। ठीक है। इस पेड़ों से चिपक गए थे, फिर भी जो है अपनी जान नहीं बचा पाई और ना पेड़ की जान बचा पाई। ठीक है। लद्दाख के बारे में हमें जो है कथन और कारण पढ़ना है और देखना है कि सही विकल्प का चुनना है। तो अभिकथन दिया गया है, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर है। तो देखिए, लद्दाख जो कि एक जो है शीत क्षेत्र है, जो है सबसे जम्मू कश्मीर का जो है ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ रहती है, तो कृषि तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग जो है पशुपालन पर निर्भर होंगे। वहाँ के पशु को पाल करके उसका दूध पीते होंगे, उसी का मीट भी इस्तेमाल करते होंगे और मीट को बेच करके अपना जो है जीवन यापन करते होंगे। अब इसके संबंध में कारण दिया गया कि इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, बता रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ीय क्षेत्र है, जहाँ पे जो है वर्षा तो बिल्कुल नाम मात्र की होती होगी। हाँ, होती होगी क्या, नाम मात्र की होती है। और बर्फबारी ज़्यादा देखने को मिलती है। लोग लद्दाख घूमने इसलिए जाते हैं। तो ज़मीन में तो यहाँ फिर भी ज़मीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे जो 6 का जो आंसर है वो है आर, जो है यहाँ पे गलत हो जाता है और ए यहाँ पे सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी जो है अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। अब देखिए, गर्दन आप जो है पक्षी जो है बर्ड्स जो हैं खूब हिलाती हैं, इनफैक्ट अपनी गर्दन घुमाती रहती हैं, एक जगह उनकी गर्दन स्थिर नहीं रहती। इसका मूल कारण क्या है?
तो देखिए इसका जो मूल कारण है, उनके जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं। जब नेत्र स्थिर होंगे तो जब आंखें घूम नहीं सकती तो उनको ऑब्वियसली चारों तरफ देखने के लिए गर्दन देखना पड़ता, मतलब गर्दन घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। और ये सीटेड का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के। सौर परिवार के 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। मतलब 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं, और 2 जो ग्रह हैं वो अपने जो घूर्णन होता है उनका पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। वो 2 ग्रह कौन से हैं? अब देखिए सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ग्रहों के संदर्भ में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब ये जो 2 ग्रह हैं वो है शुक्र और यूरेनस। आंसर हो गया 8वें का डी। ध्यान रखिएगा जो 8 ग्रहों का क्रम क्या है। तो पहला जो ग्रह है वो है बुध, दूसरा ग्रह है उसको कहेंगे शुक्र। ठीक है, जो सबसे गर्म ग्रह जिसे कहते हैं हम शुक्र को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सन है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे नजदीक ग्रह होगा बुध, फिर शुक्र है, फिर हमारी अर्थ है। ठीक है, फिर हमारा जो है आ जाता है मार्स जिसे कहते हैं मंगल, फिर आ जाता है जुपिटर जिसे कहते हैं बृहस्पति, फिर आ जाता है शनि, है ना, शनि ग्रह हो जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पे शनि ग्रह है सैटर्न जिसे कहेंगे, फिर आ जाता है अरुण। ठीक है, और फिर आ जाता है वरुण। तो वरुण को कहते हैं नेपच्यून और अरुण को कहते हैं यूरेनस। तो आखिर में जो है नेपच्यून आता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्रहों का क्रम है, तो आपको ये ग्रह याद। इनमें से सबसे जो बड़ा ग्रह है वह है जुपिटर। ठीक, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे एक और बात बताता हूं कि मैंने ग्रहों के संदर्भ में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो पौधे जो हरे होते हैं वो है क्लोरोफिल के कारण। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक, पौधे जो होते हैं वो है स्वपोषी होते हैं। एक बात याद रखिएगा, स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बस भोजन निर्माण के लिए इन्हें चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही भोजन जो है निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे जो वर्णक उपस्थित होता है वो है क्लोरोफिल। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होते हैं। तो दूध से दही बनना जो होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो दूध से दही का जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होता है, वो लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है। जितना दही खट्टा होगा उतना लैक्टोबैसिलस की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना। इसलिए कहा जाता है बहुत मीठा जो दही होता है ना, बिल्कुल स्वीट दही होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस कम होता है, तो वो पाचन के लिए उतना अच्छा नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा खट्टा दही इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में तो आपके पाचन को बहुत अच्छा करता है। ठीक है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है खाने के पाचन को बढ़ा देता है। ठीक, सहजीविता का क्या अर्थ है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटे छोटे शब्द जरूर दिए हैं। क्वेश्चन मैंने बहुत एक एक सिंगल लाइन के दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, कोई क्वेश्चन बड़ा सा देगा और उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा होगा सहजीविता। इसका मूल अर्थ क्या होगा, अंत यही है, क्वेश्चन का अंत यही है। तो सहजीविता का मतलब होता है जहां पे 2 जीव हो। ठीक है, 2 जीव, 2 पेड़, कुछ भी हो, लेकिन दोनों को लाभ हो। तो यहाँ पे दोनों जीवों को हानि नहीं होती, एक जीव को लाभ नहीं होता, दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझे तो बगुला और भैंस का उदाहरण अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा, या फिर मगरमच्छ और वो जो छोटी मछलियां होती हैं जो आमतौर पे मगरमच्छ के मुंह में जाकर के उनके दांत से खाना जो है निकाल देती हैं। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, भारत में कौन से जो है क्षेत्र है जहां पर भेड़ बकरी से पश्मीना ऊन निकलती है या मिलती है। तो देखिए ये पश्मीना जो ऊन है ये लद्दाख क्षेत्र में होती है, और ये भेड़ या बकरी से निकलती है ना। तो यहाँ पे आपको बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यह लगभग कक्षा की दीवारों जितना ऊंचा होता है। कक्षा की दीवारों जितना ऊंचा है, मतलब
आमतौर पर 12-13 फुट 10 फुट की हाइट होती है कक्षा की दीवार। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके पत्ते बहुत कम होते हैं, इसके जो पत्ते बहुत कम, रेगिस्तानी ओक है तो इसमें पत्ते कम होंगे क्योंकि रेगिस्तान में होगा तो पत्ते ऑब्वियसली कम होंगे, पानी की मात्रा कम होगी। इसकी जड़ें जो है कितनी गहरी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा जितना पेड़ की हाइट है उसका जो है उसकी इसकी ऊंचाई का 30 गुना जो है कर लेंगे, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 300 फीट तक इसकी जो है जड़ें आपको देखने को मिलेंगी। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, 30 गुना। अच्छा, ये रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो अच्छा ये लिखा तो है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाने वाला वृक्ष है। ठीक, इनकी जो जो तना होता है ना, तो पेड़ का जो तना होता है, ऐसे जो शाखा निकलती है, इनमें पानी भरा होता है, तो लोग जो है इसमें छेद करके, है ना, इसका पानी का इस्तेमाल जो है पानी पीने के लिए भी करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीविता का उदाहरण नहीं है। अब देखिए मैंने यहां पे बताया था कि दोनों को लाभ हो तभी उसे सहजीविता का रूप देंगे। मधुमक्खी और फूल, जहां पे फूल मधुमक्खी से फूल होता है और फूल को परागण मिलता है, तो ये तो यहाँ पे हो गया। बगुला और भैंस और कुकुरमुत्ता और पेड़ का संबंध भी जो है सहजीविता का उदाहरण। लेकिन गोबर गैस और बैक्टीरिया का कोई, इसमें गोबर गैस को, गैस गोबर को क्या फायदा हो रहा है, वो तो गैस के निर्माण की प्रक्रिया है, गोबर वैसा भी पड़ा होता तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे गोबर गैस और बैक्टीरिया जो है सहजीविता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मैंने ऑफलाइन बैच में इस क्वेश्चन को दिया था तो बहुत सारे बच्चे जो है कोई ए लगा देता तो कोई बी लगा देता कोई सी लगा देता। ध्यान रखिएगा गोबर गैस और बैक्टीरिया से इसका कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से। एस्कीमो जो जनजाति है मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि एक जनजाति जो बर्फीले क्षेत्रों में रहती है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा सीटेट में, एक ऐसी जनजाति जो बर्फीले क्षेत्रों में रहती है ना, जहां पे वो बर्फ के मछलियों का इस्तेमाल करके जो है अपना जीवन यापन करती है, भोजन करती है, वहां पे किसी तरीके के कोई कृषि नहीं होता। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बना सकता हूं ना मैं। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, या इनके जनजाति का नाम ले लीजिए और इनके घरों में किस प्रकार के जो है घरों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो एस्किमो जनजाति है वो आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, और ये जनजाति के जो घर होते हैं उसे हम कहते हैं इग्लू। इग्लू कहते हैं, बर्फ का घर होता है। आमतौर पे ऐसा होता है, छोटा सा गेट होता है यहाँ पे गोलाई कलर का, है ना, गोलाई कलर, और ये होता है गुंबद टाइप का बना लीजिए, और ये सब बर्फ से ढका होता है। इस तरीके से ये बना होता है। ठीक है, यहां पे बात समझ गए। अच्छा, इन जो एस्किमो जनजाति की जो भाषा है इसको हम क्या कहते हैं, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनुइट कहते हैं, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा ऑप्शंस के तौर पे कि ए, डी और सी में से कौन कौन सा सही है, तब आपको पता चलेगा कि सर जी ने जो पढ़ाया था वो बहुत काम का पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट, दोपहर के भोजन के विराम के बाद पढ़ाते समय आप देखते हैं कि कुछ जो है बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो भाई देखिए विषय को तुरंत बदल देंगे, पर आप तो टीचर हैं, आप विषय को कैसे बदल देंगे, सब्जेक्ट को बदल देंगे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक को भी बदलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका तो टॉपिक वो पढ़ाना है, तो आज नहीं तो कल उस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो नहीं होना। पाठ को रोचक बनाने के लिए बुद्धिमत्ता आधारित देखने और सुनने वाले साधनों का उपयोग करेंगे, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, बच्चों को मैदान में खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे, आज ले जाओगे तो कल फिर से वो बोर होंगे, तब क्या करोगे, तो ये भी बिल्कुल भी काम का नहीं दिख रहा है। उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे, कि ये कहोगे कि अरे चलो अच्छा आज नहीं पढ़ो, है ना, हेड अपने डेस्क पर रख लो, ठीक है, इस तरीके कहोगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम उस पाठ को रोचक बनाने के लिए कुछ नई जो है तरकीबों का इस्तेमाल करेंगे। अब वो तरकीब हो जाता है देखने और सुनने वाली आधारित, तो जो है कोई जो है डायग्राम बना दोगे, उसके आधार पर बनाओगे, कुछ एक्टिविटी करते हुए बच्चों को पढ़ाओगे, ताकि एक्टिविटी से उनको थोड़ा सा मन लगा रहे, उनका इंटरेस्ट जगा रहे, या फिर टीवी चला करके उस टॉपिक को ऑनलाइन जो है पढ़ाओगे, ऑनलाइन विधि के द्वारा। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके माध्यम से आप करा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे ए।
निम्न में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 100% कमेंट जरूर करना। कमेंट यह है कि मैं पक्षी के संबंध में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से दोबारा एक बर्ड से रिलेटेड, बर्ड्स और उनके घोंसले से संबंध में एक वीडियो फिर से दोबारा अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है? याद रखना, जितने क्वेश्चंस मैं आपको पक्षियों से संबंध में कराऊंगा, कोई भी टीचर आपको नहीं कराने वाला। कोई भी टीचर का नाम ले रहा हूं तो नाम नहीं, आप YouTube में सबसे बड़े टीचर का जो है वीडियो कंटेंट देखना, फिर आप मेरे पास आकर के मेरा पुनः वीडियो देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं कोई भी YouTube में नहीं कराता है। तो यहां पे जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में रखता है वो है फाख्ता। आंसर हो गया ऑप्शन डी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों को पौधों के बारे में सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अगर आप किसी बच्चे को पौधों के संदर्भ में सिखाना चाहते हैं तो उन्हें चित्र दिखाना नहीं है, परिभाषा नहीं है, उनको एक पौधा दिखाना और उगने की गतिविधि बताना, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि बच्चों को एक पौधा अपनाने के लिए कहना। उनसे कहना कि घर से एक पौधा लेकर के आएँ, और स्कूल के जो गार्डन होता है, जो पार्क होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, है ना, क्रीड़ा स्थल होता है, वहाँ पे उन सभी पौधों को लगवाएंगे बच्चों से और कहेंगे कि डेली इस पौधे को देखें। तो बच्चा डेली उस पौधे को देखेगा, जब खेलेगा लंच टाइम में देखा गया ये मेरा पेड़ है, मैंने लगाया है, देखो कितना बड़ा हो गया, इसमें देखो फ्लावर निकला है ना, ये सारी चीज़ होंगे उसमें डेली। उसमें मैम बताएंगे कि जब ये मिट्टी सूख जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना, इसमें पानी डलवाएंगे, तो बच्चे जो है देखेंगे सर मैम मिट्टी सूख गई है तो ये पानी। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इनमें से कुछ भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। जो सीसी मक्खी होती है वो किस जीवाणु या परजीवी के माध्यम से रोग फैलाती है? तो जो सीसी मक्खी होती है इसका जो काम होता है, ये जो है नींद की कमी हो जाती है। इस मक्खी की वजह से नींद की कमी हो जाती है। तो ये जो होता है ट्रिपनोसोमा। अब देखिए सोमा से याद रखना, सोना, सोना याद रखेगा, सोमा सोना, ठीक है? और सोना मतलब नींद। तो यहाँ पे सीसी जो मक्खी है इसका संबंध कहाँ से है? तो ये अफ्रीका में पाई जाने वाली मक्खी है। अफ्रीका, कहाँ से? इसका मूल जो संबंध है वो है अफ्रीका से। यहाँ पे हालांकि जो है भारत में जो है इस तरीके की मक्खियाँ आपको देखने को नहीं मिलती। किस मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है? बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वो होता है एडिस मच्छर के काटने से होता है, एडिस मच्छर। और एनोफिलीज जो होता है ये मलेरिया होता है, इसके काटने से मलेरिया हो जाता है। याद रखना, मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया वाले रोग की खोज किसने की थी? रेनॉल्ड रॉस, ठीक है, इसने खोजा था, याद रखना। चलिए, अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। बस क्वेश्चन सीटेट में ऐसे ही पूछते हैं, अब बकवास बेफजूल का। अब एक ईवीएस की विषय के पर, एक टॉपिक पर जो है प्रदर्शनी आयोजित की गई। अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल में इस तरीके की चोंचलेबाजी होती है, पर ये बच्चों के सीखने में हेल्प करती है। जैसे आजकल चूंकि स्कूल वाले फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो फीस लेते हैं तो कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। तो जैसे स्कूल में ही सब्जी का काउंटर लगवा देंगे, स्कूल में ही दिवाली के समय दिवाली खेल खिलौने सब रखेंगे ताकि पेरेंट्स आएँ उनके साथ शॉपिंग करें। स्कूल वाले जो है, अभी हाल ही में जो है मेरे जो है पड़ोस में जो बच्चा रहता है, उसको, छोटा बच्चा है यूकेजी में, यूकेजी वाले बच्चे को बैंक विजिट कराया गया था कि बैंक कैसा दिखता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य होगा? तो माता पिता को संतुष्ट करना। तो आपको वो आंसर नहीं लगाना है जो सच में है, माता पिता को संतुष्ट करना, क्योंकि भाई बच्चों को पैसा इतना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं देना। प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, ये भी दाई है। शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देना। तो यहाँ पे यही चीज़ आंसर हो गया। बच्चे जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो एक तो उन चीज़ों के बारे में जिज्ञासु हो जाते हैं, जानते हैं।
अब मान लीजिए कोई बच्चा बैंक गया, तो अब चीज़ें पूछेगा पापा से, घर में रात में डिस्कस करेगा और आप भी डिस्कस करेंगे कि बेटा देखा बैंक पे कैसा लगा, आप कहाँ गए थे, बैंक गया था पापा, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो रचनात्मक जो है बच्चे के अंदर प्रवृत्ति का जो डेवलप होता है, तो इससे बच्चे के अंदर सोच, तर्क करने, चिंतन करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें होती हैं, ताकि एक्टिविटी बेस्ड जो है जो लर्निंग होता है इसीलिए कराई जाती है कि बच्चों को एक्टिविटी से खूब सिखाइए। उनको ऐसे पजल्स वाले गेम दीजिए, फ़ोन की जगह बच्चों को पजल्स वाले गेम दीजिए, ताकि बच्चा पजल्स खेले, नहीं आता है तो भी करेगा, कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीख जाएगा। जैसे फ़ोन चलाना, आजकल तो 4-4 साल 3-3 साल के बच्चे अपने आप फ़ोन चला लेते हैं, उनको पता है यूट्यूब क्या है और उसमें सर्च क्या करना है। ठीक है, सबसे कठोर ऊतक कौन सा है जो दांतों की बाहरी परत बनाता है? अब देखिए, कठोर ऊतक का नाम है एनामेल। दांत की जो ऊपरी परत होती है ना, वो ही एनामेल होता है। अगर आप दांत घिसवा दो तो एनामेल कमजोर हो जाता है, मतलब एनामेल गायब हो जाएगा, तभी आपको ठंडा और गर्म लगने लगता है। आपको इसीलिए कहा जाता है दांतों को साफ कराना नहीं चाहिए। एनामेल की बहुत अच्छी परत होती है, एक बार साफ कराने से खैर उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तार्किक रूप से जवाब दे तो इसका संबंध जो है एनामेल से है। ठीक है, आंसर यहां पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जो दांत फाड़ने वाले होते हैं ना, ये दो दो होते हैं, फोटो में नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये जो दांत होते हैं जिससे नुकीले नुकीले होते हैं, ड्रैकुला टाइप के निकले रहते हैं, है ना, वैम्पायर टाइप के होते हैं, इनको हम कहते हैं कैनाइन। याद रखना, इनको हम कैनाइन कहते हैं, कैनाइन। अगर आपसे पूछ ले, इनकी संख्या है 2। जो सबसे पीछे होते हैं दांत, जिनसे हम खाना पीसते हैं, है ना, पीसते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मोलर। इनकी संख्या होती है 6। और जिनसे हम चबाते हैं खाना, जिसे हम कहते हैं प्री मोलर, इसको लिख लेना, कोई नहीं बता रहा हूं मैं, ये बहुत काम का है। ये होता है इनकी संख्या 4। प्री मोलर का मतलब होता है चबाना। ठीक है, खाने को काटने के संबंध में इनसाइजर, इन सब के नाम होने चाहिए। इनसाइजर की संख्या होती है 4। ठीक है, बस यहां पे खत्म। चलिए, एक किसान अंगूर की खेती करता है, अंगूर की खेती को क्या कहेंगे? तो अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम से, रेशम पालन से। और पिसीकल्चर का संबंध होता है मछली पालन से। ठीक है, और वर्मी कल्चर का संबंध होता है केचुआ पालन से, केचुआ पालन से। यहां पे याद रखिएगा, ये सभी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी यहां पे है, आंसर देखिए, जलोढ़ मिट्टी। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने भारत में मिट्टी के प्रकार के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया है, कंप्लीट वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 24 का यहां पे आंसर है ए। काली मृदा को हम कहते हैं, काली मृदा को क्या कहेंगे हम? रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। और यहाँ पे लाल मृदा जो है, उसका लाल जो है होने का कारण है लौह ऑक्साइड की मात्रा का ज़्यादा होना। उस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। रेगुर मिट्टी जो कि कपास उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, एक परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किस तरीके का है? क्या यह कथन सही है? क्या यह कथन गलत है? गलत है तो क्यों गलत है? तो देखिए, परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता उसके 2 बच्चे दिए गए हैं, तो ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता। जैसे कि भाई, परिवार में एक इकाई है जिसमें माता पिता और उसके भी माता पिता हो सकते हैं, उसके 2 बच्चों के अलावा 4 बच्चे भी हो सकते हैं, एक बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, तो परिवार में बहुत सारे कई सदस्य होते हैं, तो इसको हम एक जो है तरह के परिवार के रूप में नहीं चिन्हित कर सकते। ठीक है, ग्रीन मफलर किस चीज से संबंधित है?
तो ग्रीन मफलर का मतलब होता है मफलर, जो कि हमने कान में पहनते हैं, और कान में पहनने से क्या होगा, हम ध्वनि प्रदूषण को रोक लेंगे। आंसर हो गया। तो ये जो एक रोड जा रही है, तो इन रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाना, ठीक है, जो आमतौर पे ये डिवाइडर कर देते हैं, तो डिवाइडर में यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ नहीं लगाए जाते, तो ये काम करते हैं, एक तो जो साउंड्स होता है साउंड को रोकने के लिए कार्य करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो पूछताछ आधारित व्यवहारिक शिक्षण का मूल है। निम्न में से कौन सा कौशल नहीं है? तो यहाँ पे बच्चे को बोल रहा है प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कौन सी प्रक्रिया? पूछताछ आधारित। अब पूछताछ आधारित जो है प्रक्रिया में पूर्वानुमान लगाना, अवलोकन करना, अनुमान लगाना शामिल है, लेकिन निर्धारण करना ये शामिल नहीं है। जो बच्चे सी समझ रहे हैं वो सभी सही हैं, बाकी सभी गलत है। देखिए, निर्धारण करना जो होता है ये एक तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया है, आदेश देने की प्रक्रिया है, ठीक है। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? अब जैसे कि ठंडियां आने वाली हैं, ठंडियां आने वाली क्या, ठंडियां तो स्टार्ट हो गई, अब धीरे धीरे, और जब जनवरी स्टार्ट हो जाएगी तो लोग कोयला जला करके, है ना, तसला में कोयला जलाएंगे और अपने कमरे में रख लेंगे। चूंकि ठंडी होती है तो लोग जो है दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर लेते ताकि हवा ना पास हो, है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब आप कोयले की अंगीठी जला करके अपने कमरे में रखते हैं तो कोयले से जो निकला हुआ धुआं होता है वो जो है पूरे कमरे में फैल जाता है, और जब कमरे में फैलता है तो वो धुआं जब आप खींचते हैं तो वो आपके शरीर में जाता है, तो आपके शरीर में जाता है तो धुआं जो निकलता है उसको, वो धुआं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उस धुएं का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो धुआं जब आप इनहेल करते हैं, जब खींचते हैं, तो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा को कम कर देता है, क्योंकि ध्यान रखना ये जो है उसके साथ मिला करके, मतलब खून के साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इस चीज को नोट कर लेना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इसमें क्या होता है, जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बाधित होने लगती है, कम होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो लोगों को बेहोशी होने लगती है, और उसको पता ही नहीं चलेगा वो कब बेहोश हो जाएगा। और जब शरीर में, अब मान लीजिए 2 घंटे 4 घंटे बेहोश पड़ा रहा, तो वो तो सांस ले रहा है, बेहोश में सांस तो लेगा ही लेगा, और धीरे धीरे उसके ब्लड में से ऑक्सीजन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो हो जाता है डेड, मर जाता है। और जब दिमाग डेड हो जाएगा तो फिर वो पूरा, इसलिए बिल्कुल साइलेंट डेड कहते हैं। अक्सर लोग जो है कार में एसी चला करके सो जाते हैं और चारों तरफ से विंडो बंद कर लेते हैं, और वो भी इनके साथ कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन, जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी देखने को मिल जाती है, ठीक है, और इससे सीधा सीधा मृत्यु ही होती है। बच्चों, क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ व्यापारी आमों को जल्दी पकाने के लिए कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं? बताओ कौन सा रसायन होता है आम पकाने में। अब आपसे क्वेश्चन ये सीटेट में ऐसे पूछ रहा है, अब मैं क्वेश्चन आपसे कहूं कि आम को पकाने में किस तरीके का रसायन का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, इसका नाम बताएं। तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों, कभी कभी हम बादलों में रसायन डालकर के कृत्रिम रूप से वर्षा करवाते हैं। अब देखिए, बादल में हमने कोई केमिकल डाला ताकि जो है बारिश ना होने पर खेतों को पानी मिल जाए। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम ऐसे रसायन का प्रयोग करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन से रसायन का नाम बताना है हमें। अभी हाल ही में दिल्ली में छठ पूजा के दौरान, ये चूंकि दिवाली के बाद जो है खूब सारी जो है पर्यावरण प्रदूषण हुआ है ना, तो उसको जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए 35-37 करोड़ रुपए जो है दिल्ली सरकार ने फूंक दिए, है ना, बीजेपी गवर्नमेंट ने फूंक दिए, लेकिन बारिश तो तब भी नहीं हुई। तो वो जो रसायन है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है सिल्वर आयोडाइड। सीटेट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हाल ही की न्यूज़ है, तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे आज के टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, 50 लाइक का टारगेट है। शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का हमारा यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।